हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राइट आंसर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचले सदन केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है, जो 3 वर्ष के लिए होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत उसके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर बी केवल 2। व्याख्या, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ए वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है, डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। राइट आंसर डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। व्याख्या, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए
अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। सी अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता। डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। राइट आंसर डी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में, ग्राम पंचायत का संगठन हेतु अनुच्छेद 40 में तथा सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। बी राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर डी न तो एक न ही दो। दोनों कथन गलत हैं। व्याख्या, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे। बी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। सी बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कार्यपालिका है। राइट आंसर डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कार्यपालिका नहीं है बल्कि न्यायपालिका है। व्याख्या, मूल अधिकारों का संरक्षक कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, न कि कार्यपालिका। नेक्स्ट, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ए संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकार में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डी ए तथा सी दोनों में। राइट आंसर डी ए तथा सी दोनों में। व्याख्या, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इस प्रकार प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है।
ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी संसद द्वारा। राइट आंसर डी पार्लियामेंट द्वारा यानी संसद द्वारा। आर्टिकल 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है ए राज्य सरकार का, बी केंद्र सरकार का, सी राज्य एवं केंद्र दोनों का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बी उपयुक्त में से कोई नहीं, केंद्र सरकार का। व्याख्या, आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यावहारिक प्रमुख होता है। मुख्यतः यह लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी पहला, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा, लोकसभा में बोल सकता है। चौथा, लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1 एवं 3। राइट आंसर सी 1, 2 एवं 3। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद के किसी भी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, बी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, डी मंत्रिपरिषद द्वारा। राइट आंसर बी लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। व्याख्या, लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? ए इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। बी इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। सी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। डी इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। राइट आंसर डी इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। व्याख्या, 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। दूसरा,
जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। राइट आंसर बी केवल दो। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। व्याख्या देखते हैं। आर्टिकल 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। साथ ही आर्टिकल 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों से चुना जाता है। आर्टिकल 54(a) के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि आर्टिकल 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। ए 20 सितंबर 2005 को, बी 30 सितंबर 2006 को, सी 10 अक्टूबर 2006, डी 26 अक्टूबर 2006। राइट आंसर डी 26 अक्टूबर 2006। व्याख्या, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? ए संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, बी संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, सी वित्त आयोग तीसरा वित्त आयोग, चौथा वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, पांचवा नीति आयोग। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 1, 3 और 4, सी 3, 4 और 5, डी 2 और 5। राइट आंसर ए पहला और दूसरा। क्या क्या है पहला दूसरा? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां एवं संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां करती हैं। इनके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। बी सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। डी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। राइट आंसर सी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। व्याख्या देखते हैं। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, यानी जुडिशियल एक्टिविटीज
किससे संबंधित है? ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी जनहित याचिका, सी न्यायिक पुनर्विलोकन, डी न्यायिक स्वतंत्रता। राइट आंसर बी जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। व्याख्या देखते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविटीज़ में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL से संबंधित है। इसके जन्मदाता PN भगवती थे। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी राज्य की विधायिका द्वारा, डी संसद द्वारा। राइट आंसर सी राज्य की विधायिका द्वारा। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का विधायिका को पुनः संवेदित होने के 6 माह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। ए आर्टिकल 358, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 359, डी आर्टिकल 213। राइट आंसर सी आर्टिकल 359। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20, 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या अतिक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के स्वतः होता है। नेक्स्ट, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राज्य मंत्री, सी कैबिनेट, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर सी कैबिनेट मंत्री। व्याख्या, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। ध्यातव्य है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।